पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 33 साल पुराने केस में नवाज शरीफ की आज अदालत में पेशी होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकपतन में दुकानों की तामीर पर आज खुद नोटिस की समाअत होगी। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी, साबिक वजीर आजम और वजीर आला पंजाब आज पहली मरतबा मियां साकिब निसार के रूबरू पेश होने जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये महकमा औकाफ की ज़मीन थी पाकपतन दरबार के करीब। जो उस वक्त वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ थे, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि महकमा औकाफ की जो ज़मीन है वो कुतुबुद्दीन, जो कि एक निजी शख्स है, उनको उन्होंने दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज को नोटिस लिया गया था 2015 में। और अब तक जो है इसकी 14 समातें हो चुकी हैं। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब किया था और मियां नवाज शरीफ में आज आने का फैसला किया है। ये पहला मौका होगा जब मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के सामने पेश होंगे, क्योंकि इससे पहले पनामा केस भी चलता रहा है लेकिन नवाज शरीफ उसमें पेश नहीं हुए थे। और आज साबिक वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पाकपतन केस में पेश होने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ की जानब से 9:15 पर ये कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। 9:15 या 20 मिनट तक नवाज शरीफ की आमद सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्के है। और इसके साथ साथ जो दीगर नून लीगी रहनुमा है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह, आसिफ करमानी, मरियम औरंगजेब और जवेद अब्बासी और जवेद लतीफ़ समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और उनके जो लीडर मियां नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब, वो भी सुप्रीम कोर्ट में आपसे कुछ देर बाद पेश होंगे। और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच महकमा औकाफ की जो ज़मीन थी पाकपतन में, उससे मुतालिक केस की समाअत करेगा। और मियां नवाज शरीफ उसमें चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रूबरू पेश होंगे और अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अदालत ने उनसे जवाब तलब किया था कि उन्होंने किस तरह महकमा औकाफ की जो अराज़ी थी उसका नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि मैंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उस वक्त के जो सेक्रेटरी औकाफ थे उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया था कि वो अदालत में पेश होकर अपना जो मौक़िफ़ है उसकी वजाहत पेश करें कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो किस तरह एक सेक्रेटरी जो है औकाफ का वो महकमा औकाफ की अराजी जो है वो निजी शख्स को बेच सकता है। इस तरह आज नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। ये बड़ा अहम केस है क्योंकि ये 1985 से तकरीबन 33 साल इस केस को हो गए। ये 33 साल पुराना केस है जिसमें साबिक वजीर आला पंजाब मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया गया है और आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। अमानत, ये बताएगा जिस तरह से आपने बताया कि 33 साल पुराना ये केस है, तो जो उस वक्त के सेक्रेटरी औकाफ थे क्या वो हयात हैं और क्या वो पाकिस्तान में हैं? क्या उनसे भी पूछताछ की गई? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से सेक्रेटरी औकाफ जो थे उनके बारे में भी पूछा गया था। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा था कि सेक्रेटरी औकाफ कौन थे उस वक्त, जिस पर वो उनके जो वकील थे इफ्तिखार गिलानी, उन्होंने बताया था कि उस वक्त के जो सेक्रेटरी औकाफ थे वो वफात पा चुके हैं। उनकी जानिब से जो है उनके वकील पेश हुए अदालत में, उन्होंने कहा कि वो वफात पा चुके हैं और उनका मौक़िफ़ जो है वो पेश नहीं हो सकता। जिसके बाद अदालत ने मियां नवाज शरीफ को तलब किया था कि वो आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें कि उनका क्या कहना है कि उस वक्त उन्होंने जो महकमा औकाफ की अराजी थी उसका महकमा औकाफ ने नोटिफिकेशन रोक दिया था कि वो निजी शख्स को नहीं बेची जा सकती। ताहम उस वक्त के वजीर आला जो हैं उन्होंने किस तरह ये नोटिफिकेशन दोबारा वापस लिया और कुतुबुद्दीन जो कि मुतवल्ली थे महकमा वहाँ पे पाकपतन दरबार के, उनको ये ज़मीन दी गई थी जिस पर जो है दुकानें तामीर की गई थी। और दुकानें जो है वो मुख्तलिफ जो शख्स हैं उन्होंने ली थी। तकरीबन 8000 के करीब लोग हैं जिन्होंने वो अराजी ली थी महकमा औकाफ की। वो लोग भी अदालत में पेश होते हैं, उनको भी नोटिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था और वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ को आज तलब किया गया था, वो भी पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। ठीक है अमानत, आपने बताया कि 14 समातें हो चुकी और कल चीफ जस्टिस ने जो है वो नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया था। आज वो पेश होने वाले हैं। अब तक इस केस में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, उस बारे में नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा एक मरतबा फिर।
जी बिल्कुल, 2015 में ये नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ताहम चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जो है उन्होंने 2 जुलाई को ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, 2 जुलाई 2018 को, और इसकी 2018 में इसकी 3 समातें हो चुकी हैं। पहली समात में अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा था और नोटिस जारी किया गया था। मियां नवाज शरीफ समेत जो 8000 अफराद थे उनको नोटिस जारी हुआ था, और नोटिस जारी होने के बाद जो 8000 अफराद थे वो भी पेश हुए अदालत में। उनके वकला तमाम अफराद तो पेश नहीं हुए, ताहम कुछ अफराद पेश हुए थे, और जो मियां नवाज शरीफ के वकील थे मुनव्वर दुगल, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। और उन्होंने अदालत से वक्त मांगा था पहली समात में कि उन्होंने इस केस को पढ़ना है, क्योंकि वो इस केस के बारे में नहीं जानते, और केस पढ़ने के बाद ही वो अपना जवाब जमा कराएंगे। जिसके बाद अदालत ने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी उन्हें, और 2 हफ्ते बाद उनके जो वकील थे उनकी जानिब से मियां नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने अदालत में जवाब जमा कराया था, और जवाब में ये कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, और उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन जो था वो वापस नहीं लिया था। ताहम सेक्रेटरी औकाफ जो थे उस वक्त, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था और उन्होंने ज़मीन आगे बेफरोख्त की थी। जिसके बाद अदालत ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इजहार बरहमी किया था और हैरत का इजहार किया था कि नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो किस तरह एक वज़ीर आला के बगैर एक सेक्रेटरी जो औकाफ का सेक्रेटरी है वो किस तरह ज़मीन जो है वो एक निजी शख्स को बेच सकता है, इसकी वजाहत की जाए। जिसके बाद उनके वकील ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ के दस्तखत भी मौजूद हैं इस पर, उनका यही मौक़िफ़ है कि उन्होंने ज़मीन नहीं दी। जिस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उनके वकील मुनव्वर दुगल से ये पूछा था कि आप जो है क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो हैरत हो रही है कि जो ऐसा शख्स जो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुका है मुल्क का, आप उसका कैरियर जो है सियासी कैरियर वो आप दाव पे लगा रहे हैं। आपने ये बात कहकर कि मियां नवाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आपने 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके नवाज शरीफ का सियासी कैरियर जो है वो दाव पे लगा दिया है। आप सोच समझ के बात करें, और आप नवाज शरीफ से मिले भी हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको नाज़रीन बताएं, मियां नवाज शरीफ अदालत के अहाते में पहुंच चुके हैं और इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। आज उनकी पेशी है, 3 साल पुराना केस है जिसके हवाले से आज उन्होंने पेश होना है। सुप्रीम कोर्ट में आज पाक पतन में दुकानों की तामीर पर खुद नोटिस की समात हो गई है। जाती हैसियत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और साबिक वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ को तलब कर रखा था, जिस पर आज वो पेश हो चुके हैं। अदालत के अहाते में इस वक्त मौजूद हैं दीगर लीगी रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब, अयाज सादिक और सेनेटर आसिफ करमानी के साथ साथ राना सनाउल्लाह, चौधरी तनवीर भी अदालत में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है आपको बताएं कि यह अहम केस है। 14 समातें हो चुकी हैं। 2015 में इस पर नोटिस लिया गया था और 2015 तक, अब 2018 का इख्तिताम है, आखिरी महीना चल रहा है। 14 समातें हुई। 14 समातों की पेशरफ्त अमानत गिशकोरी हमें बता रहे थे, आपके साथ भी शेयर कर रहे थे। तो नवाज शरीफ को तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ पर 1985 में बतौर वजीर आला नोटिफिकेशन वापस लेने का इल्जाम है, जबकि नवाज शरीफ इससे लाइल्मी का इजहार कर चुके हैं। कल उन्होंने अपने वकील के जरिए जवाब जमा भी कराया, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अब जाती हैसियत में तलब होकर इस बात की जो है वो वजाहत पेश करें। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ जो है आज वजाहत पेश करने के लिए पहुंच चुके हैं और इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पार्टी के दीगर अरकान भी मौजूद हैं, लीडरान भी मौजूद हैं और वकला की भी एक बड़ी तादाद है वो भी वहाँ पर मौजूद है। और मियां नवाज शरीफ जो हैं इस वक्त अहाते अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज केस की समाअत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको बताएं पाकपतन में दुकानों की तामीर पर खुद नोटिस केस की समाअत होनी है, जिस पर मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं और आज उनको तलब किया गया। मियां नवाज शरीफ जब अदालत के अंदर मौजूद होने के लिए आज आ रहे थे तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिवली मनाजिर 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके सामने है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त पहुंच चुके हैं, अहाते में मौजूद हैं और उनके हमरा दीगर नून लीगी रहनुमा भी हैं। आसिफ किरमानी भी मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह भी हैं और मरियम औरंगजेब जो कि तर्जुमान हैं मुस्लिम लीग नून की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ इस वक्त पहुँच चुके हैं। वकला की एक बड़ी तादाद इस वक्त अदालत के अहाते में मौजूद है। लीगी कारकुनान मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज किया जाएगा। अमानत गिशकोरी की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। अमानत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कल अपने वकील के जरिए जवाब जमा करवाया था, जिस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया था। क्या जवाब जमा कराया था, शेयर कीजिएगा नाज़रीन के साथ।
जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के जो वकील हैं मुनव्वर दुगल, उन्होंने अदालत में ये जवाब जमा कराया था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका महकमा औकाफ की जो अराजी है उसका नोटिफिकेशन वापस लेने में कोई किरदार नहीं था। उस वक्त के जो सेक्रेटरी औकाफ थे उन्होंने ये नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया था और कुतुबुद्दीन जो कि मुतवल्ली थे पाकपतन दरबार के, उनको ये ज़मीन दी गई थी। ताहम जिस पर अदालत ने हैरत का इजहार किया था कि मियां नवाज शरीफ जो कि वज़ीर आला थे उस वक्त 1985 में पंजाब के वज़ीर आला थे, उन्होंने जो है वो कैसे ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उनकी इजाज़त बगैर कैसे एक सेक्रेटरी औकाफ जो है वो एक हुक्म दे सकता है, नोटिफिकेशन वापस ले सकता है। और अदालत ने उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया था मियां नवाज शरीफ को कि वो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपना जो बयान है उसकी वजाहत पेश करें और अपना मौक़िफ़ बयान करें। जिसके बाद मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला किया और वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं। मियां नवाज शरीफ आपसे कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं और वो कमरा अदालत नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है महकमा औकाफ की जो अराजी थी पाकपतन में उस केस की समाअत करेगा। आपसे कुछ देर बाद तकरीबन 9:30 बजे के करीब केस जो है अदालत कोर्ट नंबर 1 में केसेस की समाअत शुरू होगी और मियां नवाज शरीफ से मुतालिक जो केस है उसकी भी समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच है जो कि केस की समाअत करेगा और मियां नवाज शरीफ जो है पहली बार चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की अदालत में पेश होने जा रहे हैं। इससे कबल पनामा केस भी उनके खिलाफ चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, जिस पर उनको नाअहल किया गया था और उनको सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। आज मियां नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनके साथ दीगर जो लीगी रहनुमा हैं उनकी भी काफ़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिनमें राना सनाउल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, मरियम औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अदालत के कमरा नंबर 1 में तमाम जो रहनुमा है बता रहे हैं कि दीगर पार्टी के कारकुनान भी मौजूद हैं और लीडरान भी मौजूद हैं। तो ये बताइएगा, जब मियां नवाज शरीफ अदालत में आ रहे थे तो क्या आपने मनाजिर देखे, किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, और ये भी बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के तासुरात कैसे थे, चेहरे के तासुरात और उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं के साथ साथ उन्होंने गेट पे जाकर सुप्रीम कोर्ट का जो मरकज़ी गेट है जहां से जो एंट्री होती है वहां पे तमाम लीगी रहनुमा मौजूद थे और उन्होंने अपने कायद का इस्तकबाल किया। उनको तमाम जो लीगी रहनुमा थे उन्होंने मुसाफा किया मियां नवाज शरीफ के साथ। मियां नवाज शरीफ ने भी उनसे मुसाफा किया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए। मियां नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात जो हैं वो काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। उनकी जानिब से तो कोई बात नहीं की गई, लेकिन दीगर जो रहनुमा थे जिनमें राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमा, उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उनका कहना था कि हमने पहले भी इस तरह के जो कि मुकदमात हैं उनका सामना किया है। मुस्लिम लीग नून जो है ऐसे मुकदमात से घबराने वाली नहीं है और मियां नवाज शरीफ पहले भी मुकदमात से निमट रहे हैं। उनके खिलाफ दीगर जो मुकदमात हैं वो चल रहे हैं और आज का जो केस है इसमें भी मियां नवाज शरीफ जो है वो सुरखरू होंगे, क्योंकि उनका कोई किरदार नहीं था। ये काफ़ी पुराना केस था, तकरीबन 33 साल पुराना केस है, जिसमें मियां नवाज शरीफ पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने महकमा औकाफ की जो अराजी थी उसको प्राइवेट शख्स जो कि कुतुबुद्दीन थे उनको दी थी। ताहम ये उनके मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनका ये कहना था कि उन पर ये महज इल्ज़ाम है, इसमें मियां नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं था। उस वक्त वो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन उनका इस जो केस है पाकपतन वाला इससे कोई ताल्लुक नहीं। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है और आज वो अपना सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और वो वजाहत पेश करेंगे कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया गया था ये झूठ पर मबनी है। और मियां नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में पहुंच चुके हैं और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। सही अमानत इशू पर हमारे साथ नाज़रीन के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान 6 महीने बाद खुद हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको भी दिखाते हैं। जिस किस्म की गवर्नमेंट इस वक्त इनसे हो रही है, मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब जो है को 6 महीने बाद जो है ना ये खुद इसको छोड़ के भागेंगे और कहेंगे कि जी मेरे से जो है ना ये मामला नहीं चल रहा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे से मामला को सही अंदाज से हैंडल नहीं हो रहे, तो लिहाजा जो है वो मैं दोबारा जो है वो इलेक्शन में जा रहा हूँ। कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है और इंशाअल्लाह इसके लिए हम जदोजहद भी करेंगे कि तब्दीली का जो भी तरीका आइन में दर्ज है उसके मुताबिक हो। किसी के हवाले करने वाली बात जो है वो उसका कोई आइन में कहीं जिक्र नहीं है।
दोबारा इलेक्शन ही है, और क्योंकि कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो 3 माह बाद, इवन 6 माह बाद भी इलेक्शन अफोर्ड नहीं हो सकता। यही वजह है कि अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब को टाइम देना चाहती है, और इमरान खान साहब जो है वो रोज़ अपोजिशन को गालियाँ इसलिए देते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ टाइम इनको ना दे, और अपोजिशन जो है वो बाहर सड़कों पर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शकरगढ़ के करीब वाक़े करतारपुर दरबार से भारतीय सरहद तक कॉरिडोर की तामीर का काम जारी है। पहले मरहले में सड़क का काम होगा, बाद में पुल भी तामीर किए जाएंगे। मजीद बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे यासिर अराफात से। यासिर अराफात बताएगा, आगाज कर दिया गया है तामीर करने का पुल भी, और सड़क का काम भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त करतारपुर बाबा गुरु नानक के दरबार पर मौजूद हूँ। करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद 28 नवंबर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यहाँ पर आकर रखा था। जो नवजोत सिंह सिंधु है वो भारत से स्पेशली जो मेहमान ख़ुसूसी थे, जो हीरो थे इस कॉरिडोर के, वो साथ थे, संग बुनियाद रखा गया था। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि कॉरिडोर का बाज़ाब्ता जो है वो काम शुरू हो चुका है। हैवी मशीनरी जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है, मटेरियल जो है वो भी मौके पर आना शुरू हो गया है, बेड बनना शुरू हो चुका है। करतारपुर से भारत तक जो रास्ता है उसके दरमियान में 2 जो अहम चीज़ें हैं, एक जो नाला बई है और एक दरिया रावी है, जिनके ऊपर 2 पुल बनाए जाएंगे, और ये 4 किलोमीटर का फासला है जो करतारपुर से भारत तक जाता है, जिसके बाद भारत से जो सिख यात्री हैं बआसानी करतारपुर में आकर अपनी जो रसूमात है, अपनी इबादत अदा कर सकेंगे। इसकी जो टाइमिंग है जो कंपनी की तरफ से दी गई है, जिसका जो हुकूमत की तरफ से भी जो ऐलान हो चुका है, वो 6 माह का दिया गया है। तो हम उम्मीद रखते हैं जो राहदारी करतारपुर से जो भारत तक है वो 6 माह में कंप्लीट हो जाएगी। जी। और वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी को भी कौमी क्रिकेटर यासिर शाह के रिकॉर्ड का इंतजार है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि पूरी कौम यासिर शाह के रिकॉर्ड का इंतजार कर रही है। यासिर शाह का रिकॉर्ड पाकिस्तान और कौमी क्रिकेट टीम के लिए एक संग मील साबित होगा, और बड़ी अचीवमेंट है यासिर शाह के लिए। और कम से कम मैचों में ज़्यादा से ज़्यादा विकटें, कम से कम 33 मैच और 200 विकटें लेने वाले पहले बॉलर बन जाएंगे। 82 साल का ये रिकॉर्ड है जो कि टूटने जा रहा है। यासिर शाह को सिर्फ अब 2 विकेट्स चाहिए और उसके बाद ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लेंगे, आलमी रिकॉर्ड होगा। और 82 साल तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि कम से कम टेस्ट खेलकर 200 विकेट्स लेंगे यासिर शाह। और इसी से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन से इख्तलाफात हैं, ना ही इस्तीफे की कोई बात हुई है। 4 दिनों से जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। बताएंगे, मैं तो शरीफ आदमी से 4 दिन से मिला भी नहीं हूँ, तो जिस बंदे से मिले ना हो तो उससे तल्ख कलामी कैसे हो सकती है। आखिरी दफ़ा मैंने अगर कोई तरीन साहब को कोई तल्ख बात बोली हो या उन्होंने मुझे बोली हो तो कम से कम 3-4 साल पुरानी बात होगी, मुझे तो नहीं याद पड़ता। इस्तीफे का भी है कि जी असद उमर साहब इस्तीफा दे रहे हैं, कोई ये चीज़ भी बड़ी आज ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है। वो क्या कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से बार बार हम इधर फंसते हैं, उन सब के अंदर जो है वो बेहतरी नजर आ रही है हमें। मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन ये बात तो साफ नजर आ रही है कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर मईशत को सहारा देने में नाकाम दिखाई देते हैं। शरह सूद में इजाफे से मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगियां बढ़ने लग गई हैं। कारोबारी लागत में इजाफे से ताजर भी नाला हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से वक्कास अजीम। वजीर खजाना असद उमर कौम को दिलासे दे रहे हैं कि मईशत जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन हकायक तल्ख होते जा रहे हैं। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे से गुज़िश्ता 3 महीनों में कर्जों पर सूद अदायगियों में 100 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कर्जों पर सूद अदायगियाँ 1500 अरब रुपए से तजावज कर चुकी हैं, जबकि मुल्की कर्जों में 1000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। डॉलर की कदर बढ़ने से मुल्की कर्जों में 800 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि शरह सूद बढ़ने से मुल्की कर्जा 200 अरब रुपए मजीद बढ़ गया। मुल्की कर्जे 18,000 अरब रुपए से तजावज कर गए हैं। कोई नॉर्मल बिजनेसमैन हो तो उसको तो आप इंटरेस्ट रेट समझ लें 13 से 14% पड़ेगा। अब जिसको 13 से 14% पहले उसने बैंक को देना है तो उसका मार्जिन वैसे ही 8% है या 7% पे वो काम कर रहा है, तो वो 14% किस तरह कमा कर एक अपना खर्चा भी निकाले, बैंक को भी दे, तो ये तो फीजिबल है ही नहीं है। सनतकारों का कहना है कि वजीर खजाना को मुआशी गैर यकीनी को खत्म करने के लिए बर वक्त इक़दामात करने होंगे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर सीनियर एंकर पर्सन को इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार मेरी टीम के वसीम अकरम प्लस हैं,
वक्त आएगा आप सब लोग उनकी तारीफ करेंगे। दम वसीम अकरम को ला सकता है किसी टाइम पे भी। उस्मान बुज़दार वक्त गुजरने तो तुमने उसकी बड़ी तनकीद की है। तुम देखना एक ऐसा जबरदस्त ये निकल रहा है, ये वसीम अकरम प्लस, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजाक में कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात भी कर दी। मुस्कुरा कर कहने लगे कि कप्तान अपनी हिकमत अमली तब्दील करता रहता है, हो सकता है 2/3 अक्सरियत के लिए दोबारा इलेक्शन करवा दें। यू टर्न लेते हुए ये भी कह दिया कि पहले मरहले में जनूबी पंजाब को इंतजामी सहूलियात देंगे। वो देखे ना, वो तो जब तक फेज आएगा, अगर इलेक्शन आ जाएगा वो जब तक फेज नहीं हो सकता है पहले इलेक्शन हो जाए। अच्छा आपको पता है एक कैप्टन अपनी स्ट्रेटेजी हर वक्त बदल सकता है। हाँ, यू टर्न ले सकता है, हर वक्त बदल सकता है, क्योंकि मकसद ये बात सही है। ये आपने क्या कह दिया सर? अब मकसद ये है कि लोगों की आसानी हो। वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ बाहर दूर रहीम यार खान से या लाहौर आना इश्यूज़ के ऊपर, तो हम उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले फेज़ में उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये भावलपुर हो या लाहौर या मुल्तान हो उसका सेंटर, इसके ऊपर हम सारे स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के डिबेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का यह भी कहना है कि पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं और पाक फौज PTI के मंशूर के साथ खड़ी है। अब तक किए गए तमाम फैसलों में फौज की हिमायत हासिल है। सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल ज़िया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं, मंशूर के सारे फैसले हमारे मंशूर के मुताबिक हो रहे हैं। छोटा सवाल है, एक मुझे फैसला बताया, एक मिनट सर, डिसीजन सर आप लेते हैं? ऑब्वियसली मैं लेता हूँ। अच्छा, सारे इस वक्त मैं इंडिया और अमेरिका के एक फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। अच्छा, और एक फैसला नहीं जिसके पीछे पाकिस्तानी फौज नहीं खड़ी। और इस इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने वुज़रा की तब्दीली का इंदिया भी दिया है। आइंदा चंद रोज में काबीना में तब्दीलियों का इम्कान है। वज़ीर सेहत आमिर कयानी, वज़ीर दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल, वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म सवाती के सरों पर तलवार लटकने लगी है। नए पाकिस्तान में अंदाज़े हुकूमत भी नया। कप्तान ने जो कहा था अब करने जा रहे हैं। सीनियर एंकर से इंटरव्यू में कह दिया कि आने वाले दिनों में काबीना में तब्दीलियां होंगी। सेंचुरी करने में जिन खिलाड़ियों ने गेंदें जाया की, दूसरे इनिंग्स में उनका बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो सकता है। जरूरत पड़ी तो टीम में तब्दीलियां भी हो सकती हैं। आपने कहा था कि वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लूंगा, उसके बाद हो सकता है कुछ को फारिग करना पड़े। तो ये काबीना रिशफल कब तक हो जाएगी? MK वाला ना फारिग हो जाए, ये मुझे ये हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपको जवाब दूंगा इसका। और प्राइम मिनिस्टर साहब, एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने कहा टफ दिन गुजर, ये 100 दिन बड़े मुश्किल इसलिए थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास जैसी हुकूमत मिली पैसा ही नहीं था, या कर्जों की किस्तें वापस करने को, मुल्क डिफॉल्ट जा सकता था। दूसरा, इन्होंने जो हमने पेमेंट्स करनी तेल वगैरह की, फिर इंपोर्ट्स की, हमारे पास पैसा ही नहीं था। हम अब देख रहे हैं इनमें से देख रहे हैं हमारी टीमें बन रही हैं। जिधर जिधर हमारे सामने रुकावट बनेगी हम इनको चेंज करेंगे। कप्तान के करीबी हलकों का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में मईशत, तालीम और सेहत के शोबे पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं, इसलिए उन वजारतों में तब्दीली आ सकती है। फहमीदा मिर्जा, जुबैदा जलाल, आमिर खयानी, आजम सवाती, शहरियार आफरीदी, उमर अयूब और मियां मोहम्मद सुमरू के नामों के गिर्द दायरा खींच दिया गया। अब इन्हें काबीना से निकाला जाएगा या सिर्फ वार्निंग, कप्तान का फैसला कुछ रोज में सामने आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के कुछ मुआवने खसूसी और मशीरों की भी तब्दीली का इम्कान है, जबकि कुछ वज़राए मुमलिकत को मुकम्मल विफाकी वजीर भी बनाया जा सकता है। और सीनियर सहाफ़ियों से इस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार से भी गिले शिकवे कर डाले। कहा जुल्फी बुखारी और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अफसोस हुआ। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हुकूमत की सिमत दुरुस्त करता है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है और हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और अब वो अपने प्यारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स का शिकवा करते नजर आते हैं। मुझे अफसोस हुआ
कि उन्होंने जाके जुल्फी बुखारी को वहाँ कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब आपने नेपोटिज्म की बात की, मीनिंग कि मैंने उनको फेवर किया। मैं इसलिए एक्सेप्शन लेता हूँ इस चीज़ को। मैं 10 साल था पाकिस्तान टीम का कैप्टन, आज तक मुझे कोई कह के एक मैंने कोई रिश्तेदार दोस्त को सपोर्ट किया। इमरान खान का कहना था कि उस्मान बुज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो एक पुलिस अफसर को बुलाकर बात वर्स नहीं कर सकते, तो ये कैसे जमहूरियत है? मुझे थोड़ा सा इतराज है उनके साथ। एक उन्होंने जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस का, वो क्या कर रहा है, उसकी कोई गलती है ये कि वो पूछ रहा है किसी को, कह जी किसी की बेटी से पुलिस ने ज्यादती की है और वो आके उनको पुलिस वाले से पूछे ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि आज़म सवाती के मामले में उन्होंने या किसी वजीर ने असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। विफाकी वजीर का कसूर हुआ तो वो इस्तीफा देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आज़म सवाती की गलती हुई वो खुद रिजाइन करेंगे, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि किसी इदारे में मुदाखलत नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को जो भी हुक्म देगी उस पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का यह भी कहना था कि नैब उनके नीचे होता तो 50 बड़े लोग अब तक जेलों में होते। मलेशिया में एहतसाब के इदारे की मुल्जिमान को सजा दिलाने की शरह 90% है, हमारे यहाँ सिर्फ 7% तक नीचे नहीं है। मेरे नीचे नैब होती, आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। कौन कौन? वो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर शोर मचा देंगे। उन्होंने जेलों में होना था। नंबर 2, मैं इतना बड़ा दायरा खोल दूं नैब का, वो हर लोग, कोई बिजनेसमैन को पकड़ रहा है, कभी किसी को पे छोटी छोटी चीजों पे हाथ डाल रहे हैं। देखिए जब हम मलेशिया की एंटी करप्शन में गए, उनकी जो कन्विक्शन रेट है वो 90% है, नैब की 7% भी नहीं है। वज़ीर आज़म नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरक्स दिखाई देती है। इमरान खान नैब की कारकर्दगी को सिर्फ 7% कामयाब समझते हैं। कहना है कि वज़ीर आज़म के मुशीरों ने उन्हें सही एदाद-ओ-शुमार नहीं पहुंचाए। नैब ने अपनी तारीख में 77% केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि 7% भी जो केसेस हैं वो अभी तक मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचे। कराची के इलाके डिफेंस में कार बम धमाके का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD में दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात के मुताबिक धमाके में बलोच अलहदगी पसंद जमात के अरकान भी मौजूद थे। इनके शवाहिद जो हैं वो मिले हैं अब तक, और ये तमाम सूरत हाल है। ये पेश आया वाक़या कराची के इलाका डिफेंस में कार बम धमाका हुआ और इसका मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ CTD ने दर्ज कर लिया है। साद बुखारी से मजीद बात करेंगे। साद, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई अब तक? मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कराची में दर्ज कर लिया गया है। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में नामालूम दहशतगर्दों को नामजद किया गया है। FIR के मतन के मुताबिक जो दहशतगर्द थे वो गाड़ी में उनकी गाड़ी से 6 किलो बारूदी मवाद का एक पैकेट और 2 किलो बारूदी मवाद का एक और पैकेट भी बरामद हुआ जो फट नहीं सका। इसके साथ साथ हमारी तहकीकाती अफसरान से भी बात हुई है। उनका ये दावा है कि इसमें बलोच अलहदगी पसंद जमात मुलव्वस हो सकती है, और जो चीनी कौंसिल खाने पर हमला हुआ था मुमकिन तौर पर दोनों में एक ही गिरोह मुलव्वस हो सकता है। इस हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकाती अफसरान के मुताबिक मुल्जिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर आए थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग भी की, जिसका मकसद इलाके में खौफ राज के साथ साथ जो चीनी बाशिंदे इतराफ के इलाकों में रिहाइश पजीर है उनमें खौफ फैलाना था। तो इस हवाले से मजीद तहकीकात कर रहे हैं। मुताबिक इलाकों में जो है छापों का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप जो कि चीनी कौंसिल खाने पर हमले में मुलव्वस था, उसके मुलव्वस होने के इस वाकये भी शवाहिद मिले हैं। कार में जो बम नस्ब किया गया था उसको कुछ सिलेंडर्स लगाए गए थे जिसको एक ID डिवाइस से कनेक्ट किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो ID डिवाइस जब एक्टिवेट हुई तो सिलेंडर नहीं फट सके, जिसकी वजह से जो बड़ा नुकसान था वो होने के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंच सका और इतराफ की इमारतों के जो है सिर्फ शीशे टूट सके, और एक बड़ी कार्रवाई से एक बड़े नुकसान से कराची शहर बच गया। तो तहकीकाती अफसरान ने गाड़ी के अंदर सैंपल्स भी ले लिए हैं, सीट्स के सैंपल और दीगर चीजों के सैंपल ले लिए हैं। उनका फॉरेंसिक मुआयना भी किया जाएगा और मजीद तहकीकात जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया साद आगाह करने के लिए।
उधर कबायली अजला के खैबर पख्तूनख्वा में इंतजाम से फाटा के स्कूलों में सहूलतों की फराहमी के केपी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। स्कूलों में पानी भी नहीं है और ना ही लाइब्रेरीज कायम की गई है। साफ पानी स्टूडेंट्स को मैसर नहीं है और ना ही बैठने के कोई खातिर खास इंतजाम किए गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अजमत अली शाह से। अजमत अली शाह, बताइएगा, अब जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, चैलेंजेस वहीं के वहीं हैं? जी बिल्कुल, फाटा के जो इलाके थे उनको खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करना पहले से ही एक चैलेंज था और जब ये जो फ़ैसला हुआ और फिर उसके बाद काफ़ी एहतिजाज और काफ़ी तनकीद और काफ़ी जो है हिमायत के साथ जो है, क्योंकि काफ़ी लोग जो थे इसके हिमायत में थे, काफ़ी लोग जो थे इसके इख्तिलाफ़ कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर जब फाटा के जो अजला हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा में शामिल किया गया तो फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर दीगर जो सहूलियात हैं वहाँ पर देना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें और फिर एजुकेशन में सिर्फ मैं जो ज़िला खैबर है वहाँ की बात करता चलूँ तो वहाँ पर जो स्कूल कायम किए गए हैं वो वहाँ पर जो सहूलियात हैं उनका फुकदान है। 206 स्कूल जो है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 3 ऐसे स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ लाइब्रेरियाँ ही मौजूद हैं, क्योंकि 203 ऐसे स्कूल हैं 206 में से जहाँ पर लाइब्रेरियाँ नहीं हैं मौजूद। इसी तरह अगर पानी की जो साफ़ पानी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तकरीबन निस्फ से ज़ायद या तकरीबन इसी तरह स्कूल बनते हैं जहाँ पर साफ़ पानी मुहैया नहीं है बच्चों के लिए और इस तरह दीगर मज़ीद सहूलियात हैं जिनमें से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर स्कूलों की दोबारा बहाली और असातिज़ा की कमी जो सबसे अहम मौजू है, वहाँ पर जो सबसे अहम इशू है वहाँ पर जो असातिज़ा की कमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो यहाँ पर बजट भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अरबों रुपए चाहिए होंगी वहाँ पर ये सहूलियात देने के लिए। जी ठीक असमत, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के असासों की तफसीलात जारी कर दी हैं। नून लीग 22 करोड़ रुपए से ज्यादा असासों के साथ सबसे अमीर जमात निकली है, जबकि फहरिस्त में पीपल्स पार्टी का दूसरा और तहरीक इंसाफ का तीसरा नंबर है। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 22 करोड़ 21 लाख 16,406 रुपए के असासों के साथ मुल्क की सबसे अमीर जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असासों की मालियत 16 करोड़ 52 लाख 84,423 रुपए, तहरीक इंसाफ के असासों की मालियत 11 करोड़ 64 लाख 24,836 रुपए, जबकि जमात इस्लामी 11 करोड़ 6 लाख 53,978 रुपए की असासों की मालिक है। दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 7 करोड़ 92 लाख 4,355 रुपए, मुस्लिम लीग काफ 5 करोड़ 81 लाख 480 रुपए, ANP 4 करोड़ 17 लाख 26,350 रुपए और जमीयत उलमा इस्लाम फे 2 करोड़ 82 लाख 73,592 रुपए के असासों की मालिक है। शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग 2 लाख 88,268 रुपए, पाक सरजमीन पार्टी 35 लाख 65,818 रुपए, पाकिस्तान अवामी तहरीक 19 लाख 10,434 रुपए, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासों की मालियत 30,250 रुपए है। सेनेट और कौमी सूबाई असम्बलियों के अरकान के असासों की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। वजीर आजम इमरान खान के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए से जायद है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बात की जाए तो 87 करोड़ के असासों के मालिक हैं वो। जीशान भट्टी रिपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के असासों की कुल मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार से जायद है। इनके अकाउंट्स में 2 करोड़ 94 लाख 11 हजार रुपए से जायद रकम मौजूद है, जबकि 2 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में $379.78 और 7.068 पाउंड मौजूद है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के असासों की मालियत 41 करोड़ 15 लाख 40 हजार से जायद है। हमजा शहबाज की गैर ज़रई अराजी की मालियत 13 करोड़ 64 लाख से जायद, जबकि ज़रई जमीनों की मालियत 3 करोड़ 797 से जायद है। हमजा शहबाज के पास बैंक में 43 लाख 70 हजार से जायद की रकम मौजूद है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला 3 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम 17 करोड़ रुपए, वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी 1 करोड़ 59 लाख 98 हजार 556 रुपए के मालिक हैं। चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक के पास 4 करोड़ रुपए के असासे हैं। मुशाहिदुल्लाह खान के पास 3 करोड़ रुपए,
जबकि बरजीस ताहिर के असासों की मालियत 2 करोड़ 78 लाख से जायद है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासों की कुल मालियत 87 करोड़ 48 लाख 87 हजार से जायद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में सेनेटर शहरी रहमान 77 करोड़ से जायद, जबकि रजा रब्बानी 10 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। ANP के गुलाम बलोर के असासों की मालियत 20 करोड़ 97 लाख से जायद है। और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी आज दूसरे दिन भी टंडोअलायार में कयाम करेंगे। साबिक सदर ज़रूरी ज़मीनों का दौरा और अहबाब से मुलाकात भी करेंगे। उनका शेड्यूल क्या है, दौरे के हवाले से बात करते हैं अली हमजा से। अली हमजा बताएगा क्या शेड्यूल होगा आज आसिफ जरदारी का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता रोज़ टंडोअलायार के गांव दरिया खान मरी में अपने जो पार्टी के साथी हैं गुलाम कादर मरी उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे थे, जहां पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया था और रात को इन्होंने इसी जगह पर कयाम किया था। आज आसिफ अली जरदारी का दूसरा रोज़ और निजी दौरे पर दूसरे रोज़ आसिफ अली जरदारी जो टंडोअलायार में ज़रूरी ज़मीनें हैं उनका दौरा करेंगे। इसके अलावा आसफा भुट्टो जरदारी का जो हाउस है जो ज़ेर तामीर है टंडोअलायार में, वहाँ पर भी आसिफ अली जरदारी का मुमकिन दौरा है। बताया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राया की जानिब से कि आसिफ अली जरदारी आज जो पार्टी कारकुनान हैं और जो मरी फैमिली के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए जो जियाले हैं वो काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं। दूर दराज से यहाँ पर लोग आए हैं ताकि आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की जा सके। तो इस वक्त हम गुलाम कादर मरी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी के नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है और साथ साथ जो जियाले उनसे मिलने आए हैं उनके खाने का भी बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। अब से कुछ देर बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर नाश्ता करेंगे और उसके बाद अपने निजी दौरे पर रवाना होंगे और ज़रूरी ज़मीनों का दौरा करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया अली हमजा आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला में तजावुजात से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि बाबर रहमान कहाँ हैं, बाबर रहमान किधर हैं, शायद उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त भेजी है, बताया जाए जिन लोगों ने रेगुलराइजेशन की दरख्वास्त दी उनका क्या बना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नैयर रिजवी को हटा दिया गया, जो हक की बात करे उसे हटा दिया जाता है। इमरान खान मुलविस हैं, इसीलिए इस केस में ताखीर की जा रही है। तो आपको बताएंगे सख्त रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस की जानिब से। बनीगाला तजावुजात के हवाले से अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि बाबर रहमान कहाँ हैं, किधर हैं, उन्हें बुलाया जाए, शायद उन्होंने इल्तिवा की दरख्वास्त दे रखी है, बताया जाए जिन लोगों ने रेगुलाइजेशन की दरख्वास्त दी उनका क्या बना। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची में तजावुजात के खिलाफ भरपूर एक्शन इस वक्त जारी है। ली मार्केट और अतराफ में तजावुजात के खिलाफ आज भी ऑपरेशन किया जाएगा। समीन नवाज से मजीद बात करते हैं। समीन बताएगा आज ऑपरेशन जारी रहेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तकरीबन 1 माह मुकम्मल हो चुका है, कराची में ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तजावुजात के खिलाफ आए रोज किसी न किसी इलाके में कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं। आज हमने देखा है कि ली मार्केट का रुख किया है, तजावुजात के हवाले से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल यहाँ पर बैनर्स आवेजा कर दिए गए थे सिटी गवर्नमेंट की जानिब से और तजावुजात का जो महकमा है उनकी जानिब से ये इतला दे दी गई थी तमाम तर दुकानदारों को कि वो फुटपाथ खाली कर दें, जो जगह उन्होंने घेरी हुई है, जो नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और दुकानें तामीर की हुई है नाजायज़ तौर पर, उनको अज खुद ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बिलबोर्ड्स हटा दिए जाएँ, बैनर्स हटा दिए जाएँ, ताकि जो इंतज़ामिया है उसको एक्शन ना लेना पड़े। लेकिन कुछ दुकानदारों ने इन्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अज खुद तजावुजात को हटाने की कोशिश भी की है, लेकिन ताहाल अभी यहाँ पर जो हमें दुकानें तामीर हुई नज़र आ रही हैं गैर कानूनी तौर पर, वो अब भी मौजूद हैं। और जिस तरह से एमपीएस मार्केट, लाइट हाउस और बंस रोड पर तजावुजात का खात्मा किया गया है, उसके बाद आज ली मार्केट का रुख किया जाएगा महकमा इंतज़ाम तजावुजात की जानिब से और यहाँ पर तमाम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया समीन आगाह करने के लिए।